नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के कई विषयों पर जो है मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। और अब जो है हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और इन्हीं अंतिम पड़ाव में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है निर्वाचन आयोग। आज इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, एक एक बेसिक पॉइंट को समझते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न बने निर्वाचन आयोग से आप लोग उसे अच्छे से सॉल्व कर ले। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों में से कोई नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि वो ऐसे ही वीडियोस से रूबरू होते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो हमारा हेडिंग देखिए क्या है, कह रहा है कि निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है दोस्तों वो हमारे संविधान के भाग 15 यानी पार्ट 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं निर्वाचन आयोग। दोस्तों निर्वाचन आयोग में जो वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं 24वें नंबर पे। ये हैं सुशील, ठीक है, सुशील चंद्रा जी जो कि 24वें नंबर पे है। कौन है ये भारत देश में? ये मुख्य चुनाव आयुक्त है निर्वाचन आयोग में। साथ ही साथ कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों की बात की गई है जो कि है अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, और इनकी सहायता हेतु जो है उप चुनाव आयुक्त भी हैं जो है उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। ठीक है, तो ये सारे तो दोस्तों वर्तमान में है। ठीक है, ये वर्तमान की बातें हैं। ठीक है, मैंने कहा बेसिक सारे पॉइंट्स की बात करूंगा, ये वर्तमान में। तो हम इसके पूरे इतिहास से लेके चलते हैं कि जब संविधान बना और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की बात की गई तो उस समय एक सदस्य आयुक्त होते थे या बहु सदस्य होते थे, इन सभी आयामों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके बढ़ते हैं आगे। जैसे देखिए शुरुआत की बात अगर की जाए तो शुरुआत में क्या था? 1950, ध्यान रखना आपको, 1950 में 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक जो है एक सदस्य ही होता था। हमारा जो भारत का निर्वाचन आयोग है एक सदस्य ही होता था। इसके बाद क्या हुआ कि 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 को दो अन्य आयुक्तों का भी जो है प्रावधान किया गया। ठीक है, किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी? राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। ऐसा क्यों किया गया होगा? क्योंकि चुनाव आयोग का बर्डन भी बढ़ता जा रहा था, कार्य भी बढ़ता जा रहा था, और जब कार्य बढ़ रहा था तो उनके सहायता हेतु कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों की बात भी की गई। इसीलिए कार्य बढ़ने के कारण दो अन्य आयुक्तों की बात की गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि 1990 में जो दो आयुक्त ये पद थे जो लाया गया था 16 अक्टूबर 1989 को, यह पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 90 में समाप्त हुआ, और ये जो है 1990 से लेकर 1993 तक जो है एकल सदस्य फिर से हो गया जो शुरू में था। पुनः जो है 1 अक्टूबर 1993 को दो आयुक्तों की फिर से नियुक्ति की गई। ठीक है, और इसके बाद जो है कहा गया कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है अब ये बहुसदस्यीय ही हो गया, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे, दो अन्य चुनाव आयुक्त रहेंगे और इनकी मदद के लिए उप चुनाव आयुक्त भी रहेंगे। ठीक है, और एक मेन पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि निर्वाचन आयोग संस्था जो है हमारा संवैधानिक संस्था, इस आयोग का सृजन कब किया गया था, गठन कब किया गया था, तो डेट आपको याद रखना है 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी 1950, ये डेट आपको याद रखना है। 25 जनवरी 1950 को जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में रखना है कि अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1993 में दो आयुक्तों की नियुक्ति हो गई। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में कितने मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो वर्तमान में दोस्तों एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और दो जो है अन्य चुनाव आयुक्त हैं, और इनकी सहायता करने के लिए उप चुनाव आयुक्त का भी प्रावधान किया गया। ये वर्तमान में है। ठीक है, ध्यान देना है हमें कि हमने क्या पढ़ा था कि निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। तो एक एक करके समझेंगे कि आर्टिकल 324 में क्या है, 325 में क्या है, 26 में क्या है, फिर 327 में क्या है, या 328 में क्या है और 329 में क्या है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 324 की हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहीं पर जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना हमें, निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में, स्थापना पहले भी बताया मैंने 26 जनवरी 1950,
और जिस समय 25 जनवरी 1950 सॉरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को जिस समय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई, तो कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा ना जिसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया होगा। तो वो पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? यहाँ से भी सवाल आता है कि भारत का जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया था? तो वो थे सुकुमार सेन जी, ठीक है, जो कि 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे। दोस्तों ये हैं सुकुमार सेन जी, देख सकते हैं फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही थे, 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग के उल्लेख का बात किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं कि अनुच्छेद 325 में क्या बात की गई है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 325 जो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पहली बार जो है इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो भी मताधिकार वोट देने वाले जो व्यक्ति होंगे उन्हें धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं की जाएगी उनके साथ, ठीक है। देख रहे हैं, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, मतदाता सूची में नाम डालने के लिए, और इनके आधार पर मतदान करने के लिए भी जो है इनको, ठीक है, मना नहीं किया जाएगा कि आप किसी और धर्म के हैं तो वोट नहीं कर सकते, किसी और जाति से बिलोंग करते हैं तो आप वोट नहीं कर सकते। ये हमारा जो है संविधान बहुत ही बड़ा राइट देता है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो उसमें भी मैंने बताया था कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है मौलिक अधिकार का, कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता, वरना आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए सेम ऐसी ही कुछ बातें की जा रही हैं कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को विशेष मतदाता सूची में शामिल न करने और इसके आधार पर मतदान करने के लिए जो है अयोग्य न ठहराने का प्रावधान किया गया, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है 326 क्या कह रहा है, आर्टिकल 326 कह रहा है कि लोकसभा हो, ठीक है, या प्रत्येक राज्य की विधानसभा हो, ठीक है। हमारे देश में आपको पता ही है दोस्तों, लोकसभा चुनाव भी होता है एक बार, ठीक है। जैसे अब अगला जो है लोकसभा चुनाव कब होगा, 2024 में होगा, ध्यान देना है आपको, 2024 में होगा लोकसभा चुनाव। और प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा चुनाव है उसका कोई एक डेट फिक्स नहीं है, हर 5 साल बाद जो है किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहता है, ठीक है। यहां पर ध्यान देना है कि यहां बात किया गया है कि लोकसभा या प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार की बात की गई है। जो भी व्यक्ति, भारत का जो भी नागरिक वयस्क होगा वही जो है इस वोटिंग में शामिल हो सकता है। लेकिन ध्यान देना है आपको कि वर्तमान में वयस्क मताधिकार कितना है, 18+। जब तक दोस्तों 18+ नहीं हो जाते तब तक जो है हम वोट डालने लायक नहीं होते हैं। लेकिन जब क्या संविधान बन रहा था और निर्वाचन आयोग की बात की गई थी, तो क्या शुरुआत में भी ऐसा ही था? शुरुआत में ऐसा नहीं था, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि पहले क्या था। पहले जो है दोस्तों 21 वर्ष वाली बात चलती थी, 21 वर्ष के जो व्यक्ति होते थे वही मतदाता में जो है भाग लेते थे और वोटिंग करते थे। लेकिन संविधान में क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन किया गया, कब? 1989 में किया गया 61वां संविधान संशोधन। और इसी वर्ष जो है मतदाता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यहां से देखिए दोस्तों सवाल आता है कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये वयस्क मताधिकार से संबंधित है। और पहले वयस्क मताधिकार कितना था, तो पहले 21 वर्ष का था, ठीक है। अब वर्तमान में कितना है, 18+ पे जो है वयस्क मताधिकार हो जाता है। तो ये जो है अनुच्छेद 326 का था। आगे देखते हैं और भी इसके कई प्रावधान। जैसे देखिए अब कह रहा है अनुच्छेद 327 की बात कर रहा है। यहां पर ध्यान देना है आपको कि विधायिका, क्योंकि हमारे देश में क्या है, कार्यपालिका है एक, विधायिका है और न्यायपालिका है, ठीक है। तो यहाँ विधायिका की बात कर रहा है, जो विधि बना रहे हैं। तो विधायिका द्वारा जो है चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। जो संसद है वही जो है निर्वाचन आयोग के लिए कानून बना सकती है संसद में, अन्यथा और किसी को यह अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो संसद होता है, ठीक है, और उसमें जो सांसद चुन के भेजे जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। तो वही व्यक्ति जो है निर्वाचन आयोग जैसी संस्था के लिए नियम कायदे कानून भी बनाते हैं। इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग के लिए जो है कौन कानून बनाता है, तो संसद बनाता है, ध्यान रखना आपको। अगला जो है दोस्तों वह है अनुच्छेद 328,
ठीक है। इसमें क्या कहा गया, कह रहा है किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है उसी राज्य के विधानमंडल को दी गई है। ठीक है, ध्यान देना है कि अगर राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन संबंधी कानून बनाना है, यानी राज्य के विधानमंडल में जैसे विधानसभा चुनाव हुआ या विधान परिषद चुनाव हुआ, तो ऐसे चुनावों के लिए कानून कौन बनाएगा, उसी राज्य का विधानमंडल बनाएगा। ध्यान देना आपको। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 329 में कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी कोई भी मामला हो, न्यायालय इसमें जो है अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भी पहलू आए, जब जुड़े ऐसे पहलू जिसमें बताया गया कि किस वर्ष से हाईकोर्ट को अधिकार दिया गया। तो एक एक करके समझते हैं इसे भी। देखिए, एक ऐसा समय भी आया जब कहा गया कि 1966 में हाईकोर्ट में जो है आप निर्वाचन संबंधी अर्जी दे सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित जो अपील होगा, जहां पर ये केस चलेगा, अपील होगा, इस अपील की सुनवाई का अधिकार किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो 1966 से हाई कोर्ट में ये प्रावधान किया गया है, जहां पर अपील की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना है इसको। अगला देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगला यहां पर देखिए कह रहा है, ठीक है, हाँ इतना काफी है। अगला देखिए कह रहा है कि नियुक्ति की बात कर रहा है। नियुक्ति जो है यानी कि निर्वाचन आयोग के सदस्य जो है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ध्यान देना है कि कार्यकाल की बात की गई है। कार्यकाल इनका कितना होगा, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बात की गई है। ठीक है, दोनों में से जो पहले हो जाए, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। इसके बाद कह रहा है कि त्याग पत्र देना हो तो त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को ही देंगे। इसके अलावा वेतन भत्ते की बात, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि निर्वाचन आयोग के जो सदस्यगण हैं, इन्हें वेतन भत्ता कहां से दिया जाता है। तो वेतन भत्ता जो है संचित निधि से दिया जाता है। और भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उनका वेतन कितना होगा, तो उनका वेतन जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके समान इनका वेतन होगा। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि ये सारे काम तो हो गए कि नियुक्ति, कार्यकाल, है ना, त्यागपत्र, वेतन, लेकिन सवाल आता है कि इनको इनके पद से हटाया कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये समझना है कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। याद रखिएगा कि सबसे पहले हटाया क्यों जाएगा, हटाया जाएगा तभी जब वो दुर्व्यवहार किए हो या अपने पद का दुरुपयोग किए हो या अपने पद के लायक वो सक्षम नहीं है। इसी आधार पर संविधान द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा और तब जो है देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाने का प्रक्रिया चालू होगा। और ये प्रक्रिया कैसी होगी, ये प्रक्रिया होगी 2/3 विशेष बहुमत और सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत होगा, तब जाके भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इन्हें पद से हटाया जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना है आपको कि जो अन्य चुनाव आयुक्त है इन्हें हटाने के लिए ऐसे संसदीय प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन्हें क्या है कि जो देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये परामर्श देंगे किन्हें, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है तब उन्हें पद से हटा देंगे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इन्हें हटाने का संसदीय प्रस्ताव द्वारा किस बहुमत से, विशेष बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से, और सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक वोटिंग। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहां पर महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में देखिए क्या है कि जो न्यायाधीश हैं या कैग हैं, यानी भारत के नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, और जो CEC है यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, इन्हें हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हमारे संविधान में। हमारे संविधान में महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए किया गया है, सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए। ये ध्यान देना है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि महाभियोग शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है संविधान में, तो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, ना कि न्यायाधीश, ना कि कैग और ना ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि इनके कुछ कार्य, कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या है। तो निर्वाचन आयोग का कार्य में हम सबसे पहले देखते हैं कि इनका कार्य क्या है, कि मतदाता सूची तैयार करना, साथ ही चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना। किसी भी चुनाव क्षेत्र को जो है परिसीमन आयोग द्वारा ही घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, उस क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है, सारा परिसीमन आयोग करता है, या फिर जनसंख्या के आधार पर जो है क्षेत्र तय कर दिया जाता है। ये सारा कौन करता है, परिसीमन। और इस परिसीमन का जो है गठन कौन करता है, इसमें निर्वाचन आयोग का बहुत बड़ा योगदान रहता है।
फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दल जो है इनको मान्यता देना। भारत में जितने भी राजनीतिक दल है, चुनावी पार्टियों में जो है ये सब चुनाव में जो खड़े होते हैं ये सभी राजनीतिक दल पार्टियां, तो इन्हें मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग ही मान्यता देता है, या फिर इन सभी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी जो है निर्वाचन आयोग ही देता है। जैसे कि हमारे देश में ही चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या क्षेत्रीय स्तर की पार्टी हो, इन सभी का अपना अपना एक चुनाव चिन्ह होता है और यह प्रदान कौन करता है? निर्वाचन आयोग। इसके अलावा देखिए कह रहा है कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार किया जाता है। दोस्तों जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं जिन्हें आचार संहिता कहा जाता है, कि इसी दायरे में रह के उम्मीदवार जो है अपना कार्य करेंगे। अगर इस दायरे से हटकर वह कार्य करते हैं तो चुनाव आयोग द्वारा जो आचार संहिता लाया गया इसका उल्लंघन किया हुआ माना जाएगा। हो सकता है कि उनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाए या फिर उनका चुनाव रोक दिया जाए। बहुत सारे प्रावधान है, इसीलिए आचार संहिता का भी जो कार्य है निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। अगला देखिए जो कार्य है काफी महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि चुनाव में उम्मीदवारों को खर्च करने की राशि तय करना। कोई भी उम्मीदवार चाहे वो अगर लोकसभा में इलेक्शन लड़ रहा है तो अनुमानित राशि कितनी होनी चाहिए? 26 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। या फिर राज्यों में अगर इलेक्शन हो रहा है तो राज्य का एक अलग राशि तय किया गया। तो ये जो राशि तय कर रहा है कौन? चुनाव आयोग ही कर रहा है। इसके अलावा देश में चाहे लोकसभा चुनाव हो या हर राज्य का विधानसभा चुनाव हो, चुनाव संपन्न करने के एकदम निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने का जो है व्यवस्था निर्वाचन आयोग का है। इसके अलावा अगर चुनाव को रद्द करना है यह अधिकार भी निर्वाचन आयोग को है। अगर इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई उम्मीदवार अकस्मात अगर उसे कुछ हो जाता है या फिर वो अपने सीट से त्याग पत्र दे देता है तो वह सीट तो खाली हो जाएगी। तो ऐसे समय में उन सीट पे 6 महीने के अंदर में उपचुनाव कराने की बात की जाती है। याद रखिएगा कि उपचुनाव 6 माह के अंदर ही करवा लिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद देखिए नोट में एक महत्वपूर्ण बात दी गई है, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेल में रहते हैं और जेल में रहते हुए जो है वो लोग चुनाव लड़ लेते हैं और जीत भी जाते हैं। तो क्या भारतीय संविधान ऐसा प्रावधान किया है? इसे समझते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार कि जो भी भारतीय मतदाता है जेल में रहते हुए वो वोट नहीं डाल सकता। ध्यान में रखना है कि जेल में अगर है वो तो वोट नहीं डाल सकता, लेकिन चुनाव लड़ सकता है। जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है और यह प्रावधान जो है यह निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया। अब सवाल आता है दोस्तों राजनीतिक पार्टियां, यहाँ पे हमने राजनीतिक पार्टियों के बारे में पढ़ा, तो सवाल यह आता है कि भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं? क्योंकि क्षेत्रीय स्तर की तो काफी पार्टियां, राष्ट्रीय स्तर की कितनी है तो उसको भी जरा देख लेते हैं एक लाइन। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों में जैसे मान लीजिए दोस्तों हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जिसके प्रमुख अभी कौन है? अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा, ठीक है। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा यूपी की पार्टी है, ठीक है, और कई क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ती है ये। और इसके अभी जो है प्रमुख कौन है? मायावती प्रमुख है इसकी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जो कि पश्चिम बंगाल में अभी इनकी सीएम कौन है? ममता बनर्जी, और इनके हेड कौन है? ममता बनर्जी इनकी हेड है। इसके अलावा भारत में एक और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके महासचिव कौन है? डी राजा इनके महासचिव हैं। इसके अलावा एक और पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट पार्टी, जिसके हेड कौन है? सीताराम येचुरी हैं, ठीक है। इसके अलावा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारा, इसकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्षा कौन है? अभी सोनिया गांधी हैं। इसके अलावा देखते हैं नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राकपा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा है। इसके हेड कौन है? अभी शरद पवार है, महाराष्ट्र में जो इनकी गठबंधन की सरकार भी है। इसके अलावा एक बचता है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसके हेड कौन है? कोनराड संगमा। तो ये कुल जो है भारत की 8 जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और इनके ये राजनीतिक चिन्ह भी हैं जो कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं। तो ये था दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लगभग पॉलिटी के सारे जो है सेक्शन से वीडियो बनाया गया है और जो छूटे हुए वीडियो हैं टॉपिक्स उन पर भी जो है बहुत जल्द मैं वीडियो ला रहा हूं आप लोगों के लिए। इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हो सकता है हिस्ट्री शुरू करूं या फिर ज्योग्राफी शुरू करूं, और आप लोग जो है प्लीज़ जुड़े रहें मुझसे और आप लोग अपना प्लीज़ प्यार बनाए रखें इसी तरीके से। धन्यवाद।